हेलो एवरीवन। देश के कोने कोने से लोग दिल्ली आते हैं आईएएस आईपीएस बनने। बड़ी बड़ी कोचिंग सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं, यहाँ पर अच्छे खासे पैसे खर्च करते हैं। लेकिन यही कोचिंग सेंटर जब उन्हें आईएएस आईपीएस बनाने के बजाय उनके जीवन के अंत का कारण बन जाए तो इससे दुखद बड़ी घटना कुछ नहीं हो सकती। ऐसा ही कल यहाँ पर दिल्ली में देखने को मिला, जहाँ बाढ़ के पानी से यहाँ पर राव आईएएस स्टडी सर्कल के कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में पानी भरने से 3 छात्रों की मौत हो गई। लेकिन इसके लिए लापरवाही किसके द्वारा बरती गई, जिम्मेदार इसके लिए कौन है? जब ये सवाल उठते हैं तो लोग एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगाते हैं। कोई यहाँ पर कहता है कोचिंग सेंटर जिम्मेदार है, तो कई यहाँ पर कहते हैं प्रशासन के द्वारा इसके यहाँ पर किस तरीके से यहाँ पर आदेश दिया गया या इसको लेकर के यहाँ पे आदेश पारित कैसे किया गया, इसकी अनुमति कैसे दी गई, इसको लेकर सवाल है। दूसरी तरफ यहाँ पर सवाल उठते हैं सरकार और प्रशासन पर भी, तो पार्टियां यहाँ पर एक दूसरे पे आरोप और प्रत्यारोप लगाने लगते हैं। मामला कुछ दिन तक ऐसे ही चलता रहेगा और कुछ दिन के बाद ये ठंडे बस्ते में चला जाएगा और फिर से यहाँ पर कोचिंग सेंटर चलने लगेंगे। ये कब तक चलेगा और छात्रों के जीवन के साथ ये खिलवाड़ कब तक चलता रहेगा, ये कब रुकने वाला है, ये बड़ा सवाल है। चाहे राजस्थान का कोटा हो या दिल्ली का मुखर्जी नगर और राजेंद्र नगर या देश के अन्य यहाँ पे कोचिंग सेंटर, इस तरह की घटनाएं अब धीरे धीरे बढ़ने लगी हैं। आज यहाँ पर इसी मामले की जांच पड़ताल करना और इस पर सवाल उठाना और भी ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि ये छात्रों के भविष्य के साथ साथ उनकी जान पर भी अब आ बनी है। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा सा मामले को समझने का भी प्रयास करेंगे। देखिए, कोचिंग सेंटर्स जो हैं ये मौत के खेल पर यहाँ पर सिर्फ एक कागजी कार्रवाई होगी। कुछ समय तक मामले को देखा जाएगा, प्रशासन यहाँ पे गिरफ्तारियां करेगा जो कि आपको देखने को मिलती हैं, और उस पर कार्रवाई कितनी कड़ी होगी या कितने समय तक यहाँ पर कोई एक्शन फाइनली यहाँ पर लिया जाएगा, इसका कोई फाइनल रिजल्ट आएगा, इसको लेकर के सवाल अभी भी खड़े हैं। मामला इसलिए भी है क्योंकि देखिए कार्रवाइयां होती नहीं है, ये अभी पहली ऐसी घटना नहीं है। दिल्ली में ही हो या देश के अन्य कोने में इस तरह घटनाएं पहले भी हुई हैं, लेकिन उसका फाइनल रिजल्ट क्या आया है? अगर हम कुछ घटनाओं पर नजर डालें तो रिहायशी इलाकों में अगर हम देखें, जो कोचिंग सेंटर हैं या कोचिंग जो सिटीज अगर हम देखें, रिहायशी इलाकों में बने मकानों के 4-4 मंजिल के प्लॉट पर कोचिंग सेंटर यहाँ पे बिना किसी सुरक्षा नियमों के आपको चल रहे हैं। संबंधित विभाग जो इनको कोचिंग चलाने की यहाँ पे अनुमति देते हैं, संबंधित विभाग और उसके अधिकारियों को इसकी जानकारी है, लेकिन वो किसी प्रकार की कार्रवाई नहीं करते हैं, बल्कि उससे लगातार दूरी बनाए रखते हैं। 2019 की घटना को अगर आपको याद हो, शायद क्योंकि आप छात्र, हम सभी यहाँ पर हमारी याददाश्त भी आजकल कमजोर होती है, जल्दी भूल जाते हैं। 2019 में सूरत की घटना के बाद पूर्वी दिल्ली के लक्ष्मी नगर में कोचिंग सेंटरों को सील किया गया था। उसके बाद अगर हम देखें, मुखर्जी नगर में 30 से अधिक कोचिंग सेंटरों को नोटिस दिया गया, लेकिन कोई यहाँ पे खास यहाँ पर इसका असर नहीं हुआ। बीते ही वर्ष अगर हम नजर डालें, मुखर्जी नगर में कोचिंग सेंटर में लगी आग के बाद विभिन्न एजेंसियों ने कार्रवाई की थी और कागजी कार्रवाई ये भी आपको साबित होती हुई दिखाई देती है। यानी पिछले साल के बाद कई समय तक यहाँ पे कोचिंग इत्यादि पर कार्रवाई की गई, उस पर प्रतिबंध लगाने के प्रयास किए गए, कुछ को बंद भी कराया गया, लेकिन वापस से देखा ये कोचिंग फिर से स्टार्ट हो गए, फिर से चलने लगे। और एक बार यहाँ पर इस बार बाढ़ मानसून में राव स्टडी सर्कल में एक और हादसा यहाँ पर देखने को मिला है। ऐसा होता क्यों है? देखिए, ये खेल ऐसे ही चल रहा होता है। प्रशासन और बाकी यहाँ पर जो सेंटर्स हैं, इस तरह के यहाँ पर छात्रों के जीवन को लेकर किसी प्रकार का यहाँ पर सुरक्षा उपाय अपनाने के बजाय उसे कह सकते हैं कि काम चलाओ यहाँ पे कार्यों को कर करके अपना काम यहाँ पर निकाल रहे हैं। रिहायशी संपत्ति में देखिए, कुल प्लाट के 2/3 हिस्से में निर्माण होना चाहिए। जो स्थिति है वर्तमान समय में उसको भी समझ लीजिए। लेकिन होता क्या है कि सिर्फ ये जो टोटल एरिया है जो 100% यहाँ पर होना चाहिए, उसके 2/3 हिस्से में देखा जाए कोई हिस्से या जो भी निर्माण कार्य है वो होता है। कोचिंग सेंटर जो चल रहे हैं, कन्वर्जन चार्ज यहाँ पे भरना चाहिए, लेकिन ज्यादातर यहाँ पर कोचिंग सेंटर के द्वारा ऐसा नहीं किया जाता है। 50 से अधिक लोग जहां एकत्रित हो वहां फायर एनओसी लेनी होती है। मास्टर प्लान के अनुसार रिहायशी संपत्ति जिसकी ऊंचाई 15 मीटर या इससे कम है, एनओसी लेने की जरूरत नहीं होती है। लेकिन होता क्या है कि संपत्ति को दिखाए रिहायशी जाता है, लेकिन उसका उपयोग यहाँ पर व्यावसायिक तरीके से होता है, और यही आपको समस्या खड़ी करता है। जब आगे यहाँ पर आपको इस तरह के हादसे होते हैं तो फिर लोग एक दूसरे पर उंगलियां उठाना शुरू करते हैं कि गलती तुम्हारी है, गलती तुम्हारी है, लेकिन मिलकर के यहाँ पे कोई एक्शन नहीं लिया जाता है। अब आइए यहाँ पर जो घटना यहाँ पर घटित हुई उस पर भी एक नजर डाल ली। ये घटना इतनी बड़ी यहाँ पर हो कैसे गई? ये कोचिंग यहाँ पर दिल्ली में है, राव आईएएस स्टडी सर्कल, जिसका आप सभी यहाँ पर नाम जानते हैं। यहाँ पे देखिए, दिल्ली में ये घटना जो है शनिवार को हुई। बारिश को यहाँ पर अचानक होने लगी है
और बारिश के कारण सेंट्रल दिल्ली के ओल्ड राजेंद्र नगर में सिविल सर्विस एग्जाम को लेकर के जो कोचिंग्स हैं वहां पे तैयारी कर रहे हैं जो छात्र हैं, कोचिंग सेंटर्स को ज्वाइन करते हैं, पढ़ रहे होते हैं, लाइब्रेरी इत्यादि ज्वाइन करते हैं। इसी में इस कोचिंग में एक बेसमेंट था, इस बेसमेंट में ही यहाँ पे एक लाइब्रेरी भी था, लेकिन उस वहां पे बच्चे जो पढ़ रहे थे अचानक यहाँ पर पानी जो होता है बहाव बहुत तेज हो जाता है, बहुत तेजी से पानी भरने लगता है। तो कुछ स्टूडेंट तो बाहर निकल जाते हैं लेकिन कुछ स्टूडेंट वहां पर फंस जाते हैं। पुलिस ने जो जानकारी यहां पे दी कि शाम 7 बजे तक यहां पे सूचना मिलने तक एनडीआरएफ को बुलाया गया था और फायर ब्रिगेड के साथ एनडीआरएफ के गोताखोरों को यहां पे बचाव अभियान में लगाया गया और 3 स्टूडेंट को यहां पर बताया गया कि इस बचाव अभियान के बावजूद 3 स्टूडेंट की यहां पर डेथ हो जाती है और 14 स्टूडेंट्स को यहां पर बाहर निकाल लिया गया। कौन से वो 3 छात्र थे जो अपनी तैयारी करने आए थे, जो अपने सपनों को पूरा करने आए थे, जो सिस्टम को बदलने आए थे, वो खुद यहाँ पर इस सिस्टम का हिस्सा बनकर रह गए। यहाँ पे देखें 3 छात्रों में हैं स्वर्गीय यहाँ पे देखें श्रेया यादव हैं जो कि उम्र इनकी मात्र 25 वर्ष रही। ये उत्तर प्रदेश के अंबेडकर नगर के रहने वाली थी। जुलाई 2024 में ही यहाँ पे ये राव कोचिंग सेंटर को ज्वाइन करती हैं। दूसरे यहाँ पर हैं नेविन डालविन जो कि इनकी भी यहाँ पर इस घटना में यहाँ पर मृत्यु हो गई। ये इनकी उम्र 28 साल थी, वे केरल के रहने वाले थे और 8 महीने से आईएएस की तैयारी कर रहे थे। साथ ही साथ देखें दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से ये पीएचडी भी कर रहे थे। तीसरी इसमें जो छात्रा थी जिनकी यहाँ पे मृत्यु हो गई वो तानिया सोनी, इनकी उम्र यहाँ पर 25 वर्ष है। तेलंगाना के सिकंदराबाद की रहने वाली थी और दिल्ली के अग्रसेन कॉलेज की स्टूडेंट भी रही और यहाँ पर ये आईएएस की यहाँ पर तैयारी कर रही थी। ये कोचिंग यहाँ पर इनको द्वारा ज्वाइन की गई थी और ये 3 छात्रों की यहाँ पर इस दर्दनाक हादसे में डेथ हो गई। और इस दुखद घटना में अब आगे क्या होगा ये अपने आप में सोचनी है कि होगा क्या, कैसे होगा, ये सारी चीज़ों को लेकर के सवालों का जवाब कौन देगा। घटना कैसे इतनी बड़ी हो गई, तो यहाँ पे कहा जाता है कि अचानक ही यहाँ पर बहुत तेजी से पानी आने लगा। जिस बिल्डिंग में यहाँ पर ये छात्र जो बेसमेंट यहाँ पर था, शनिवार रात में ही बिल्डिंग में जो है पावर कट हो जाता है बारिश के कारण। बेसमेंट में लाइब्रेरी बनी थी जिसमें एक बायोमेट्रिक गेट था और पावर कट होने के कारण बायोमेट्रिक जो गेट है वो यहाँ पर नहीं खुलता है। स्टूडेंट अंधेरे में ही लाइब्रेरी के अंदर फंस गए। गेट बंद होने के कारण पानी जो है शुरुआत में बेसमेंट में नहीं घुसा था, लेकिन धीरे धीरे कुछ मिनटों में पानी का प्रेशर इतना ज्यादा तेज हो गया कि यहाँ पर गेट टूट गया और गेट टूटने के बाद पानी जो है तेजी से अंदर भरने लगा। साथ ही यहाँ पे बहाव इतना तेज था कि जो लोग यहाँ पे देखने वाले थे वो कहते हैं कि जो सीढ़ियां भी चढ़ना यहाँ पर मुश्किल हो गया और कुछ ही सेकंड में देखते देखते कुछ स्टूडेंट जो थे वो बेंच पे खड़े हो जाते हैं और महज 2 से 3 मिनट में पूरा बेसमेंट जो होता है 10 से 12 फीट पानी यहाँ पर उसमें भर जाता है। बाद में बच्चों को बचाने के लिए वहां पर रस्सियां फेंकी जाती हैं जिसे पकड़ करके वहां पर कुछ बच्चे बाहर भी आते हैं, लेकिन पानी इतना गंदा था इसलिए वहां पर रस्सी बहुत सारे छात्र उसे देख भी नहीं पाते हैं और उसको यहाँ पर बाहर भी नहीं आ पाते हैं। कुछ बच्चों का दावा यह भी है कि बेसमेंट में पानी भरने से बायोमेट्रिक गेट जो है वो फेल हो गया और इसी वजह से छात्र जो है अंदर फंस गए थे। एक पुलिस अधिकारी से जब पूछा गया तो उन्होंने बताया कि अभी भी ये जांच चल रही है कि वहीं कुछ लोगों ये भी कह रहे हैं छात्रों की मौत करंट लगने की वजह से भी हुई है, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि पानी में डूबने की वजह से हुई है। तो मामले की जांच भी यहां पर की जा रही है कि आखिर मामला क्या है। सड़क पर जलभराव के कारण बेसमेंट में से पानी निकालने में भी यहां पर देरी हुई थी क्योंकि पानी बहुत ज्यादा है। कई लोग कह रहे हैं सीवर भी यहां पर फट गया, उसका पानी भी यहां पर तेजी से इसमें भरा है। तो फायर ऑफिसर जो थे वो यहां पर जो जानकारी इस घटना की देते हैं कि फायर ब्रिगेड की 5 गाड़ियां थी। सड़क में पानी भरा होने के कारण शुरुआत में पानी को निकालना जो है उतना तेज नहीं हुआ, पानी बहुत धीरे धीरे ही बहुत कम हुआ। तब जाकर बेसमेंट जो है पानी से निकालना यहाँ पे प्रारंभ किया गया, पंप लगाकर पानी निकाला गया और छात्रों के शव जो हैं वहां से निकाले गए। पुलिस ने यह भी बताया कि रेस्क्यू के दौरान पानी में बेंच पर तैर रही थी जो घटना है वो देखा इतनी भयानक है, इसलिए बच्चों को बाहर निकलने में दिक्कतें हुई। देर रात को यहाँ पे जब रेस्क्यू अधिकारी चरण में थे तब भी 7 फीट तक पानी अंदर भरा हुआ था। 14 बच्चों को रस्सियों के सहारे यहाँ पर सुरक्षित निकाला गया था। इस घटना के पश्चात दिल्ली में तैयारी कर रहे छात्रों के द्वारा बड़ा आंदोलन यहाँ पर जो है इकट्ठा हो जाते हैं, एक जगह जमा होकर के यहाँ पर इस तरह की घटनाओं को लेकर प्रशासन और कोचिंग सेंटर्स पर दबाव बनाने के वहाँ पर एक कह सकते हैं आंदोलन कह लें या अपना रोष यहाँ पे व्यक्त कर रहे हैं या फिर एक मुद्दे पर अपना ध्यान यहाँ पे प्रशासन और पुलिस का यहाँ पर आकर्षण करना, साथ ही इसके जिम्मेदार लोगों पर कार्रवाई होना भी उतना ही जरूरी हो जाता है। हादसे के बाद स्टूडेंट एमसीडी के खिलाफ यहाँ प्रदर्शन कर रहे थे। 8 से 10 लोगों को यहाँ पर देखा। प्रदर्शनकारी छात्रों ने दावा किया 8 से 10 लोगों की जाने गई हैं और एमसीडी से डिजास्टर बता रही है, लेकिन यह पूरी तरीके से लापरवाही का एक मामला है
और आधे घंटे की बारिश में घुटने तक पानी कैसे भर जाएगा, और ये अगर भर भी रहा है तो एमसीडी क्या कर रही थी, वो इसके लिए किस तरीके के उपाय, ये उनकी जिम्मेदारी है कि वो इस तरह के मुद्दों को हल करें। बारिश से पहले नालों की सफाई करें, पानी भरने की स्थिति में लोगों के बचाव कार्यों को प्राथमिकता दें। डिजास्टर क्या होता है? देखिए, डिजास्टर उसे कहा जाता है जहां मकान मालिक ये भी बताया है कि डिजास्टर का मतलब कि आप देखिए अचानक से कोई चीज़ जिसके लिए आप यहाँ पर तैयार नहीं थे वो चीज़ आपके यहाँ हो जाए। लेकिन बारिश आप सबको पता है कि ये चीज़ें होनी हैं और आपको पता है पानी भर सकता है, उसके लिए आप यहाँ पे कार्रवाई कर सकते हैं, लेकिन उसके बावजूद नहीं करते हैं, यानी गलती आपकी है। मकान मालिक जो यहाँ पर इस एरिया के रहने वाले हैं वो कहते हैं कि 10 से 12 दिनों से वो एमसीडी से लगातार कह रहे थे कि ड्रेनेज सिस्टम को तुरंत सही करना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एमसीडी ने तब यहाँ पर फैसला जो है नहीं लिया। और प्रदर्शनकारी छात्र ये भी बताते हैं दोषियों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई होनी चाहिए। हादसे में घायल और जिनकी जान यहाँ पर गई है उनको भी यहाँ पर देखा जाए, लोगों को इसके बारे में बताया जाए, सही जानकारी लोगों तक पहुँचाई जाए और ऐसी घटनाएं ना हो इसके लिए क्या उपाय किए जाएंगे, ये भी एक बड़ा सवाल होगा। दोषियों के खिलाफ क्या कार्रवाई होगी, हादसे में घायल होने वाले, जान गंवाने वालों की संख्या जो है क्या सही है, क्या 3 ही लोगों की डेथ हुई है, उससे ज़्यादा लोगों की, इस पर भी सवाल ज़रूर उठाए जा रहे हैं। अभ्यर्थियों का यह भी कहना है कि देखिए इस तरह कोचिंग सेंटर चलाए जाने से उनके जान पर, कह सकते हैं उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। अंग्रेजी माध्यम के जो छात्र हैं जो यूपीएससी की तैयारी करने आते हैं, जो मुखर्जी नगर, आपको राजेंद्र नगर, पटेल नगर, करोल बाग इलाके में यहाँ पर आपको आते हैं, इन रिहायशी इलाकों में कोचिंग ज्वाइन करने के बाद यहाँ पर रहते हैं। और साथ ही नॉर्थ कैंपस एरिया में बारिश कारण करंट लगने से एक स्टूडेंट के यहाँ पर शनिवार को मौत हुई और यहीं के कोचिंग सेंटर पानी भरने से 3 स्टूडेंट्स की यहाँ पर और भी मौत हो गई है। तो इस संदर्भ में अलग अलग छात्रों का कहना है कि देखिए बारिश के दौरान यहाँ पे करंट लगना है, हम तैयारी करने आते हैं और हमारी ही जान यहाँ पर चली जाए, ये किस तरीके का सिस्टम और यहाँ पर इसको किस तरीके से इसे ठीक किया जाए, इसको लेकर के सवाल यहाँ पर स्टूडेंट्स के द्वारा किए जा रहे हैं। वो कहते हैं कि हम 20,000 महीना यहाँ पर रेंट भी दे रहे हैं, लाखों रुपए की फीस देते हैं, उसके बावजूद यहाँ पर व्यवस्था कुछ ऐसी ही है, ये किस तरीके से और कब तक चलता रहेगा, ये यहाँ पर सवाल है। यानी कि लापरवाही क्यों, जिम्मेदार कौन? और अगर इस सवाल का अगर आप जवाब ढूंढने जाते हैं तो यहाँ पर आप देखें तो एक एमसीडी इसका एक बड़ा दोषी निकल कर आता है, क्योंकि एमसीडी जो है राव आईएएस कोचिंग सेंटर को एमसीडी की ओर से एक सर्टिफिकेट 2021 में जारी किया गया था। बेसमेंट में सिर्फ एक स्टोरेज की ही अनुमति दी गई थी, यहाँ कोई व्यवसायिक गतिविधि नहीं चलाई जाएगी, ये भी उसमें कहा गया था। घटना के बाद एमसीडी ने कहा है कि कोचिंग सेंटर में लाइब्रेरी जो बनी थी वो एक अवैध रूप से बनाई गई थी, जिसकी यहाँ पे एनओसी नहीं थी कोचिंग के पास। बिल्डिंग प्लान और फायर ब्रिगेड के नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट में कोचिंग के अधिकारियों ने बताया था कि बेसमेंट का इस्तेमाल पार्किंग और स्टोर रूम के रूप में किया जाना चाहिए था, न कि वहां पे क्लासेस, लाइब्रेरी इत्यादि वहां पे चलाई जाए। यानी कि कोचिंग जो सेंटर है वो, इसके जो निदेशक हैं वो एक बड़े दोषी इसके अंतर्गत पाए गए हैं। इसके अलावा घटना के बाद पुलिस ने अब तक इसमें क्या क्या किया है, तो देखिए केस दर्ज किया है, मालिक और कोऑर्डिनेटर जो है उसके गिरफ्तार किए गए हैं और उसमें कई सारी यहाँ पर उसमें धाराएं भी लगाई गई हैं। इन धाराओं में देखा है धारा 105, धारा 106(1), 152, 290 और 35 के तहत एफआईआर यहाँ पे दर्ज की गई है। इसके अलावा कोचिंग के मालिक अभिषेक गुप्ता, कोऑर्डिनेटर देशपाल सिंह को इसमें गिरफ्तार किया गया है। फॉरेंसिक टीम मौके पहुंचकर यहाँ पे सबूत को भी इकट्ठा किए हैं और मामले की गहन यहाँ पे जांच की जा रही है। दूसरी कार्रवाई, दिल्ली सरकार ने मजिस्ट्रियल जांच के यहाँ पे आदेश दिए हैं, यानी कि मजिस्ट्रेट स्तर पर जो दिल्ली सरकार की मंत्री हैं आतिशी ने मुख्य सचिव नरेश कुमार को कोचिंग संस्थान के बेसमेंट में पानी भरने, छात्रों के फंसने की घटना की मजिस्ट्रेट जांच शुरू करने के संबंधी 24 घंटे के भीतर की रिपोर्ट भी यहाँ पर निर्देश दिया है। और बेसमेंट में कोचिंग चलाने वालों पर कार्रवाई के भी आदेश जारी किए गए हैं, यानी कि सिर्फ इस कोचिंग में नहीं बल्कि अन्य जो कोचिंग सेंटर हैं। दिल्ली की मेयर हैं शेली ओब्राय ने एमसीडी कमिश्नर को निर्देश दिया है उन सभी कोचिंग सेंटर के खिलाफ कार्रवाई की जाए जो बेसमेंट में व्यावसायिक रूप से गतिविधियां चला रहे हैं। यह नियमों का उल्लंघन है और इस त्रासदी के लिए एमसीडी और यहाँ पर उनके अधिकारियों की तत्काल यहाँ पे जांच होनी चाहिए। तो यहाँ पर क्या ये कार्रवाई, जैसे हमने कहा सेशन स्टार्ट होने से पहले, कि ये कार्रवाई सिर्फ ताज़ा घटनाक्रम पर रहेगी या कुछ समय के बाद इसे ठंडे बस्ते में डालकर फिर से अगले साल से या कुछ महीनों बाद से ये कोचिंग सेंटर फिर से अंधाधुंध चलने लगेंगे? ये सवाल यहाँ पर पूछा जाना ज़रूरी है और इस पर कार्रवाई भी उतनी ही उचित तरीके से करनी ज़रूरी है ताकि ये चीज़ें बार बार ना होने पाए। फिलहाल आज सेशन में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसी ही घटनाओं को लेकर डिस्कस करते रहेंगे। थैंक यू सो मच एंड गुड लक।